नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इस चैनल पर एक वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग रीट के लेवल 2 का जो एग्जाम है उसका साइंस के सिलेबस के टॉपिक्स पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जीवाणुओं के बारे में, और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कवक। तो चलिए बिल्कुल भी देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और मैं यहां पर सबसे पहले लिख देता हूं कवक, यानी कि ऐसे जीव जिन्हें हम इंग्लिश में फंजाई के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में कवक क्या है वो देखिए। पहला जो पॉइंट है कवक से रिलेटेड वो क्या है, ये जो कवक हैं ये पर्णहरित रहित जीव होते हैं। पर्णहरित रहित जीव, ठीक है, यानी कि ऐसे जीव जिनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाता, यानी कि ये क्लोरोफिल लेस ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब क्लोरोफिल के बारे में आप लोग जानते हैं, ये चीज समझने वाली है यहां पर कि कवक जो है उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और जो क्लोरोफिल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उत्तरदायी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है वो अपना खुद का जो भोजन है वो स्वयं तैयार करते हैं। और इस भोजन को तैयार करने में कौन उन पौधों की सहायता करता है? पर्णहरित उनकी सहायता करता है। अब चूंकि कवक जो है उसमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो कवक जो है ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि जो कवक हैं वो परपोषी जीव हैं, यानी कि ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों से अपना पोषण लेते हैं। इंग्लिश में जिनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या है? हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि कवक पर्णहरित रहित परपोषी जीव हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है कि जो कवक है इनका निवास स्थान क्या है, ये पाए कहां जाते हैं, किस तरह की कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, किसके लिए? निवास स्थान के लिए। ठीक है, यानी कि जहां पर ये पाए जाते हैं उसमें 3 चीजें ध्यान देने लायक हैं। कौन कौन सी? ये जो कवक हैं ये जिन जगहों पर पाए जाएंगे वहां पर इन 3 चीजों का होना अति आवश्यक है। एक तो है नमी, ठीक है, ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा गर्मी, गर्म स्थानों पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और तीसरा ऐसे स्थानों पर ज्यादा पाए जाते हैं जहां कार्बनिक पदार्थों की बहुलता हो। किसकी? कार्बनिक पदार्थों की बहुलता हो। ठीक है, तो 3 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आप कवकों के निवास स्थान का पता लगा सकते हैं, या इस चीज को समझ सकते हैं कि कहां किस कंडीशन में कवक जो है या फंजाई जो है वो पाई जा सकती हैं। एक तो कोई स्थान जो नम होगा, गर्म होगा, और जिसमें कार्बनिक पदार्थ जो है वो उपस्थित होंगे, वो उत्तम जगह होगी जहां पर कवक जो है वो पाए जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आ गई कवकों के निवास स्थान की, कहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जब आप कवकों के बारे में पढ़ते हैं तो आपको जानकर अचंभा होगा कि जो कवक है वो एक काफी विशाल ग्रुप है। और जो जीव है, सूक्ष्म जीव जो है, उनका एक काफी बड़ा जो वर्ग है वो कवक है। लगभग 1 लाख स्पीसीज जो हैं या 1 लाख प्रजातियां जो हैं कवकों की, ये हमें देखने को मिलती हैं। हमारे आसपास के वातावरण में जो कवक हैं वो काफी बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, काफी बड़े जीवों के एक वर्ग से बिलोंग करते हैं, और इनकी लगभग 1 लाख से भी अधिक प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या
कि जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो जीव विज्ञान की उस शाखा का नाम है कवक विज्ञान। क्या नाम है जी? कवक विज्ञान। इंग्लिश में नाम दे दिया जाता है क्या? माइकोलॉजी। ठीक है, क्या नाम दे दिया जाता है? माइकोलॉजी। और हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक विज्ञान। कवक विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे नाम दिया जाता है माइकोलॉजी या कवक विज्ञान। अब जैसा कि आपने जीवाणु विज्ञान में पढ़ा था, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन थे? जीवाणु विज्ञान के जनक जो थे वो थे रॉबर्ट कोच। वैसे ही यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कवक विज्ञान जो है इनके जनक कौन थे? कवक विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे? तो कवक विज्ञान के जो जनक थे उनका नाम था, कवक विज्ञान के जनक का जो नाम था वो थे पियर एंटोनियो मिशेली। पियर एंटोनियो मिशेली। ठीक है, तो पियर एंटोनियो मिशेली को कवक विज्ञान के जनक के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो कवक हैं उनका वर्गीकरण जो है वो कैसे किया गया। जब जीवों को वर्गीकृत किया गया था उस समय कवकों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया? तो जीवों का जो वर्गीकरण था उनमें एक बहुत ही फेमस नाम आता है, किसका? लीनियस का। किसका? लीनियस का। ठीक है, तो लीनियस ने कवकों को कहां रखा? पादप जगत में रखा। लीनियस ने वर्गीकरण के दौरान कवकों को कौन से जगत में रखा? पादप जगत में रखा। कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत? द्विजगत वर्गीकरण के अंदर। जब हम द्विजगत वर्गीकरण को पढ़ते हैं तो द्विजगत वर्गीकरण में कवक जो है वो किस में आते हैं? पादप जगत में आते हैं। और ये द्विजगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब लीनियस ने किस आधार पर पादप जगत में रखा कवकों को, वो भी सुन लीजिए। देखिए, आज के समय जब हम पढ़ते हैं कि जो कवक हैं ये परपोषी हैं, जबकि पादप जगत के ज्यादातर जो मेंबर हैं वो क्या हैं? वो स्वपोषी होते हैं। पादप जगत समूल जो है वो क्या है? स्वपोषी है, जबकि कवक क्या है? परपोषी है। उसके बावजूद भी लीनियस जो थे उन्होंने पादप जगत में किसको रख दिया? कवक को। किस बेसिस पर रखा वो समझिए। उन्होंने कोशिका भित्ति के उपस्थित होने की वजह से, ठीक है, जो कवक हैं इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। सिमिलरली इसी तरह पेड़ पौधों की कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति मिलती है। तो लीनियस ने क्या किया? भाई कवक की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति है, पादप की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, तो इसका मतलब क्या है? कवक जो है वो पेड़ पौधों की ही तरह के प्राणी हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? इस कवक को उठाकर किस में डाल दिया? पादप जगत के अंदर डाल दिया। और द्विजगत वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, जो कि किसने दिया था? लीनियस ने। तो कई क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं क्या कि कवक को पादप जगत में किसने रखा? लीनियस ने रखा। ठीक है, अब लीनियस ने कवक को पादप जगत में किस आधार पर रखा? तो कोशिका भित्ति के उपस्थित होने के आधार पर रखा गया। दूसरा क्वेश्चन है कि कवक को लीनियस ने पादप जगत में किस आधार पर रखा? तो लीनियस ने कवक को पादप जगत में कोशिका भित्ति उपस्थित होने की वजह से रखा। और जो पादप जगत है, कवक जो जिसमें रखा गया है, वो कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत पादप जगत में आता है? कवक जो है वो कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत पादप जगत में आता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्विजगत वर्गीकरण। ठीक है, जो कि किसके द्वारा दिया गया? लीनियस के द्वारा दिया गया। तो तीन क्वेश्चन जो है वो एक साथ हम यहां से समझ सकते हैं। कवक को पादप जगत में किसने रखा? पहला क्वेश्चन लीनियस ने रखा। फिर कवक को लीनियस ने पादप जगत के अंतर्गत क्यों रखा? क्योंकि दूसरा क्वेश्चन था ये, क्योंकि कवक जो है उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में मिलती है, इसलिए लीनियस ने पादप जगत के अंदर कवकों को रख दिया।
किसके बेसिस पर? कोशिका भित्ति के उपस्थित होने की बेसिस पर। और तीसरा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या, कि कवकों को पादप जगत के अंदर कौन से वर्गीकरण में रखा गया है? तो आप बताएंगे द्विजगत वर्गीकरण के अंदर। ठीक है, हालांकि आज के समय में हम जानते हैं कि जो कवक हैं वो पादप जगत के अंतर्गत नहीं आते, और पादप जगत से उन्हें निकाला किसने वो भी जान लीजिए। रॉबर्ट विट्टाकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट विट्टेकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण, और 5 जगत वर्गीकरण का जो निर्माण था वो रॉबर्ट विट्टेकर ने कब किया? जब उन्होंने इस पादप जगत से कवकों को निकाल करके एक नया जगत बना दिया, जिसे हम जानते हैं कवक जगत के नाम से, यानी कि किंगडम फंजाई। क्या नाम देते हैं जी? किंगडम फंजाई। ठीक है, तो रॉबर्ट विट्टेकर ने कवक जगत बनाया 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत। उससे पहले जो कवक थे वो द्विजगत वर्गीकरण के अंतर्गत पादप जगत में आते थे, लेकिन 5 जगत वर्गीकरण में एक नया जगत जो था जिसको कवक जगत बोला गया, वो बनाया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट विट्टेकर के द्वारा। इन दोनों को अच्छे तरीके से आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कवक जो है ये किस तरह के जीव हैं, किस तरह की शारीरिक संरचना है इनकी, इनका जो शरीर है वो कैसे और किससे बना होता है। ठीक है, तो जो कवक हैं, सबसे पहले तो ये क्या है? ये यूकैरियोटी, क्या है? यूकैरियोटिक जीव है। और ये जो यूकैरियोटिक जीव है इसका मतलब क्या है? यूकैरियोटिक जीव का मतलब होता है इनके अंदर केंद्रक के ऊपर क्या मिलती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली जो है वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रक जो है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। यूकैरियोटिक जीव की खास बात क्या होती है कि यूकैरियोटिक जीव में जो केंद्रक मिलता है उस केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली जो है वो उपस्थित होती है। अब चूंकि हमने बोला क्या कवक जो है वो भी क्या है? यूकैरियोटिक जीव है, तो इसके अंदर भी जो केंद्रक है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली जो है वो उपस्थित होगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कवक के बारे में कि कवक की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति ये पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि लिनियस ने कोशिका भित्ति के उपस्थित होने की वजह से ही कवकों को कहां रखा? पादप जगत में रखा। अब कवकों के अंदर क्या मिलती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये पेड़ पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से अलग तरह की होती है। ठीक है, पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। किसमें? पेड़ों में या पेड़ पौधों में। ठीक है, जबकि कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति होगी वो किससे बनती है? काइटिन नाम के एक यौगिक से। ठीक है, किससे बनती है? काइटिन से। किससे बनती है? काइटिन से। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि कवकों में कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? तो आप सेलुलोज पर टिक नहीं करोगे, किस पर टिक करोगे? काइटिन के ऊपर टिक करोगे। अगर आपसे पूछा जाए पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति तो वो सेलुलोज से बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होगी। और जीवाणुओं में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा क्या कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति को लेकर के कवकों के अंदर अपवाद मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलता है? अपवाद। अभी हमने क्या बात की कि कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन से बनी होती है कवकों के अंदर, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे कवक हैं जिनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है।
ठीक है, उदाहरण देता हूं मैं आपको, ऐसे कवक जिनमें जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है, जैसे फाइटोथोरा, या दूसरा है, एक हो गया फाइटोप्थोरा, दूसरा है अल्बुगो कैंडिडस या अल्बुगो कैंडिडा। ठीक है, ये दो मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं, किसके, ऐसे कवकों के जिनके अंदर कोशिका भित्ति काइटिन से न बनी होकर के किससे बनी होती है, सेलुलोज से। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कवक हैं, कवकों में प्लास्टिड के अतिरिक्त सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। प्लास्टिड के अतिरिक्त सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग होते हैं। ठीक है, चूंकि ये यूकैरियोटिक जीव है तो जो कवक है उसकी कोशिकाओं में सभी तरह के अंग, सभी तरह के कोशिकांग जो हैं वो उपस्थित होते हैं, एक्सेप्ट प्लास्टिड। चूंकि हमने पीछे पढ़ा इनमें पर्णहरित नहीं मिलता, यानी कि क्लोरोफिल नहीं मिलता। क्लोरोफिल किस में होता है, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर या प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिड के अंदर पर्णहरित होता है। इनके अंदर प्लास्टिड ही नहीं होते, इसलिए पर्णहरित भी नहीं होता। और जो कवक हैं सिर्फ इनके अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता, बाकी सारे के सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी अपरेटस है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, सब के सब कोशिकांग होंगे इनमें, लेकिन प्लास्टिड इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फिर कवकों की जो शारीरिक संरचना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि जो कवक हैं इनका जो शरीर है वो किस तरह का होता है। ठीक है, जो कवक हैं ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। क्या है कि जो कवक हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, यानी कि इनका जो शरीर है वो केवल एक कोशिका से भी बना हो सकता है या बहुकोशिकीय भी हो सकता है। मैं उदाहरण दूंगा आपको, ऐसे हवाई गोले नहीं छोड़ रहा हूं मैं, उदाहरण दूंगा आपको। एक कोशिकीय कवक जो है उसमें उदाहरण है यीस्ट, इसका यीस्ट का, जिसको हम खमीर का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, और दूसरा उदाहरण है कैंडिडा। ठीक है, किसका, कैंडिडा। ये दो उदाहरण मैं आपको देता हूं जो कि क्या है, एक कोशिकीय कवक में आते हैं। ठीक है, एक कौन सा है, यीस्ट या खमीर, और दूसरा क्या है, कैंडिडा। कैंडिडा एल्बिकेंस, पूरा नाम बता देता हूं मैं, एल्बिकेंस। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकेंस जो है ये पूरा नाम है दूसरे जीव का, दूसरे कवक का, जो कि एक कोशिकीय है। ठीक है, इसके बाद बहुकोशिकीय जीव जो है, अब ये जो बहुकोशिकीय कवक जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे पेनिसिलियम। कौन सा, पेनिसिलियम जो है ये बहुकोशिकीय कवक है। इसके अलावा एगेरिकस क्या है, एगेरिकस जो है ये भी क्या है, बहुकोशिकीय कवक है। ठीक है, अब जो कवक का शरीर है वो एक बहुत ही महीन, बारीक, सूक्ष्म धागेनुमा संरचना से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कवक तंतु। क्या नाम देते हैं, कवक तंतु या हाइफा। क्या नाम देते हैं जी, कवक तंतु या हाइफा। मैं यहां पर डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। जो कवकों का शरीर है वो इस तरह के बारीक, पतले, धागेनुमा संरचनाओं से बना होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, कवक तंतु या हाइफा। ठीक है, तो ये एक कवक तंतु आपको दिखा दिया। इस तरह के कई सारे कवक तंतु जो हैं वो मिलकर, जैसे मैं यहां पर वो कवक तंतु बना देता हूं, इस तरह के कई सारे जो कवक तंतु हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, एक कवक जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक कवक जाल का निर्माण करते हैं। और
ये जो पूरा है, कई सारे कवक तंतु मिलेंगे तो क्या बनेगा, कवक जाल बनेगा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं माइसीलियम। ठीक है, एक अकेला तंतु है अगर तो वो कवक तंतु या हाइफा बोला जाता है, और ये कवक तंतुओं का जो पूरा समूह है इसको हम क्या बोलते हैं, कवक जाल या माइसीलियम बोलते हैं। और यही जो है वो इस कवक की या फंजाई की पूरी शरीर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर या पूरी संरचना जो आपको दिखाई जा रही है, यही वास्तव में कवक का शरीर जो है माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर हमने जो बात की कवक तंतु, जो कि पूरे कवक का जो शरीर है, कवक जाल बनाते हैं, कवक का शरीर बनाते हैं, ये जो कवक तंतु है ये किस तरह के और कितने तरह के हो सकते हैं। तो ये जो कवक तंतु हैं ये कवकों के अंदर दो तरह के पाए जाते हैं। कवक तंतु जो है वो कितने तरह के होंगे, दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक बहुकोशिकीय, एक क्या है, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर, और दूसरा क्या है, दूसरा है जी बहुनाभिकीय। ठीक है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, एक था बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर, और दूसरा है बहुनाभिकीय यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी सेलुलर के केस में क्या होगा कि ये जो तंतु है इसके अंदर अंदरूनी भित्ति जो है, अंदरूनी भित्ति जिसको हम पट बोल देते हैं, वो यहाँ इनके अंदर उपस्थित होते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर हर कोशिका जो है वो अलग से आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 6 कोशिकाएं अपन ने इसमें दिखा दी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर कवक तंतु, मल्टी सेलुलर हाइफा। इसमें क्या है, ये पट जो है वो प्रेजेंट होता है, पट जो है वो अंदरूनी पट जो है वो उपस्थित होगा, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय। ठीक है, जबकि दूसरे वाले में क्या है, ये जो पट है अंदर ये अनुपस्थित रहेंगे, और जो तंतु है उसकी जो डायग्राम है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। बहुनाभिकीय का मतलब जिसमें कई केंद्रक हो, कई नाभिक हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई अंदरूनी पट जो है या अंदरूनी भित्ति उपस्थित नहीं होती, किसी तरह की कोई अंदरूनी भित्ति उपस्थित नहीं होती। ये जो कंडीशन है इसको अपन बहुनाभिकीय या मल्टी न्यूक्लिएट, या एक और नाम इंग्लिश में सीनोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीनोसाइट भी बोल देते हैं। अब मैं एक एक उदाहरण दे देता हूं जिनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। बहुकोशिकीय जो है, कौन सा, बहुकोशिकीय जो है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, जैसे न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा नाम की जो कवक है उसके अंदर, या पेनिसिलियम इसके अंदर। ठीक है, जबकि बहुनाभिकीय यानी कि एक ऐसा तंतु जिसके अंदर अंदरूनी पट नहीं है और सारा का सारा जो तंतु है वो एक ही कोशिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अपन ने नाम दे दिया था क्या, बहुनाभिकीय या मल्टी न्यूक्लिएट या सीनोसाइट। ये आपको देखने को मिलेगा फाइटोप्थोरा और अल्ब्यूगो में, इसमें अल्बुगो कैंडिडस में या अल्ब्यूगो कैंडिडा में। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा और पेनिसिलियम जो है वो बहुकोशिकीय कवक तंतुओं वाले हैं कवक, और फाइटोप्थोरा और अल्बुगो जो है वो बहुनाभिकीय कवक तंतु वाले कवक हैं। ठीक है, तो ये इसकी शारीरिक जो है रचना है पूरी, कि ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं जैसे यीस्ट और खमीर या कैंडिडा एल्बिकेंस है, ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं जैसे पेनिसिलियम या अगेरिकस है। फिर इनका जो शरीर है वो किससे बना होता है, कवक तंतुओं से, और कवक तंतु जो है मिलकर के कवक जाल का निर्माण करते हैं जिसको अपन माइसीलियम बोल देते हैं। अब वापस आते हैं कवक तंतु पर। कवक तंतु जो है वो दो तरह के देखने को मिलते हैं, या तो बहुकोशिकीय हो सकते हैं या बहुनाभिकीय हो सकते हैं। अगर बहुकोशिकीय है तो इसका मतलब अंदरूनी पट उपस्थित होंगे और जो तंतु है उसमें हमें कई कोशिकाएं देखने को मिलेगी, जबकि बहुनाभिकीय में क्या है, अंदरूनी पट होते नहीं है इसलिए हमें कोशिकाएं देखने को नहीं मिलती। जबकि
हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना देखने को मिलते हैं जिसमें कई सारे नाभिक या केंद्रक जो है वो बिखरे पड़े होते हैं। इस तरह के कवक तंतु को हम नाम दे देते हैं बहुनाभिकीय कवक तंतु। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं जो कवक है उनके अंदर पोषण की। ठीक है, जो पोषण का कार्यभार है कवक तंतु जो है कार्य पोषण वाला, ये कैसे करते हैं? जो कवक हैं उनके अंदर पोषण किस तरह का, हमने शुरुआत में ही बात की थी। जो कवक है वो क्या होते हैं? वो होते हैं जी परपोषी। क्या होते हैं? परपोषी, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए। और परपोषी में भी ये दो तरह के हैं, एक परजीवी, ठीक है, और दूसरे मृतोपजीवी। ठीक है, एक है परजीवी और दूसरे मृतोपजीवी। परजीवी का मतलब पैरासाइटिक या पैरासाइट, ठीक है, और दूसरा मृतोपजीवी का मतलब सेप्रोफाइट। ठीक है, क्या है? या तो पैरासाइट है या सेप्रोफाइट है। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे जीवों से अपना या दूसरे कोशिकाओं से, उत्तकों से अपना जो पोषण है या पोषक तत्व है वो लेगा, ठीक है, और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, परजीवी प्राणी क्या होता है? परजीवी प्राणी एक ऐसा प्राणी होता है जो किसी दूसरे प्राणी से अपने पोषक तत्व लेता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। जब वो पोषक तत्व लेगा तो ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाएगा उसको। ठीक है, तो ऐसे जीव को अपन बोलते हैं परजीवी। और परजीवी कवकों के जो उदाहरण हैं उसमें हम लोग जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस है, ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस, या इसके अलावा जैसे अस्टिलेगो ट्रिटिकी है या ट्रिटिसाई हम नाम दे देते हैं, ट्रिटिसाई। ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस और एस्टिलेगो ट्रिटिसाई ये दोनों ही गेहूं में, किसमें? गेहूं में बीमारियां फैलाते हैं। पक्सीनिया जो ग्रामिनिस है इसकी वजह से होता है काला रस्ट। ठीक है, किसमें? गेहूं में पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है वो कौन सी बीमारी फैलाता है? काला रस्ट। और अस्टिलेगो ट्रिटिसाई जो है ये गेहूं में फैलाता है लूज स्मट। ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस एक परजीवी है, किस पर है? गेहूं पर। ये गेहूं की जो कोशिकाएं हैं उससे अपने पोषक तत्व लेगा और उसके अंदर काला रस्ट जैसी बीमारी जो है वो फैलाता है। जबकि एस्टिलेगो ट्रिटिसाई जो है वो लूज स्मट नाम की जो रोग है वो गेहूं के अंदर फैलाता है। ठीक है, तो ये होते हैं परजीवी। ठीक है, और दूसरी तरफ मृतोपजीवी जो है वो क्या है? मृत या गले सड़े पदार्थों से, ठीक है, अपना भोजन जो है वो लेते हैं। गले सड़े पदार्थों से अपना पोषण जो है, पोषक तत्व जो है वो लेंगे। इस तरह के जीवों को अपन नाम देते हैं क्या? मृतोपजीव या सेप्रोफाइट। ठीक है, इस रूप में जो अपना ये जो कवक है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों को वापस अकार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करता है। इसका जो उदाहरण है वो मैं आपको यहां दे देता हूं। जैसे मृतोपजीवी में म्यूकर है, जिसे हम गोबर की फफूंद बोल देते हैं। ठीक है, म्यूकर गोबर की फफूंद, या राइजोपस है। कौन सी? राइजोपस, जो ब्रेड के ऊपर उगाती है। ठीक है, बारिश के दिनों में या सीधे भी अगर आप रख देंगे तब ये ग्रो कर जाती है। और ये दोनों ही जो है वो क्या है? वो मृतोपजीवी हैं। कौन से हैं? मृतोपजीवी। ये गोबर के ऊपर और ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है। इसके अलावा जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम, ये भी जो है वो क्या है? एक मृतोपजीवी ही है। ठीक है, परजीवी और मृतोपजीवी पोषण के अलावा कुछ कवक जो हैं वो सहजीवी पोषण जो है वो भी दिखाते हैं, वो भी देखने को मिलता है कवकों में। कौन सा? सहजीवी। अब वो
जो सहजीवी पोषण है वो अपन ने पीछे बैक्टीरिया में भी बताया था। सहजीविता जिसको हम बोलते हैं सहजीविता, जिसको अपन ने नाम दिया सिम्बायोसिस, ठीक है, जीवाणुओं में भी देखने को मिलता है। सहजीवी संबंध बनाते हैं, सहजीवी संबंध, ठीक है, एक ऐसा संबंध किसी दूसरे जीव के साथ जिसमें दोनों ही जीवों को फायदा हो। सहजीवी संबंध में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म है ए, दूसरा जीव है बी, और ये जो ए है ये बी को फायदा पहुंचा रहा है और जो बी है ये ए को फायदा पहुंचा रहा है। इस तरह का अगर कोई संबंध स्थापित होता है दो अलग अलग तरह के जीवों के बीच में, तो उसको अपन नाम देते हैं क्या, सहजीवी संबंध। और ये जो सहजीवी संबंध है कवकों के द्वारा भी दिखाए जाते हैं, अकेले जीवाणु नहीं शो करते हैं। पिछली वीडियो में जीवाणु के बारे में पढ़ा था कि जैसे राइजोबियम है वो दाल वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ अपना सहजीवी संबंध बनाते हैं, तो उसी तरीके से जो कवक है वो भी सहजीविता जो है वो शो करते हैं। और किस फॉर्म में करते हैं, देखिए पहला नाम आता है लाइकेन का, ठीक है, जो लाइकेन है ये सहजीवी है, सहजीवी संबंध है किसका, शैवाल, किसका, शैवाल और कवक का, किसका है जी, शैवाल और कवक का, ठीक है, क्या है, लाइकेन है। अब ये जो शैवाल और कवक का मिश्रित रूप है क्या, लाइकेन, ये कोई अलग से जीव नहीं है, ठीक है, लाइकेन जो है कोई अलग से जीव या पादप नहीं होता है, ये वास्तव में क्या है, एक शैवाल और कवक के मिश्रण से बनता है। और इस मिश्रण में जो शैवाल है इसका भाग केवल 5% रहता है, जबकि कवक जो है ये 95% लाइकेन का भाग बनाता है, ठीक है। लाइकेन का 95% भाग किसके द्वारा बनाया जाता है, कवक के द्वारा, जबकि शैवाल के द्वारा सिर्फ बनाया जाता है 5% भाग। शैवाल जो है वो भोजन का, या अपन बोल देते हैं यहाँ पर शैवाल का जो इस्तेमाल है इस लाइकेन में, शैवाल का काम क्या, हमने बोला ना एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, तो शैवाल का काम क्या है यहाँ पर, पोषण, ठीक है, क्योंकि ये शैवाल जो है ये प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, तो ये खुद के लिए और कवक के लिए भोजन की व्यवस्था करती है, जबकि कवक जो है वो इस शैवाल को रक्षा, इसको रक्षा जो है वो देगा, ये इसकी रक्षा करेगा दूसरे परजीवियों से। साथ ही साथ जो कवक है वो कुछ ऐसे रसायन बनाता है वृद्धि के लिए उत्तरदायी यौगिक बनाता है, कुछ ऐसे जिससे कि शैवाल जो है वो वृद्धि कर सकें। इसके अलावा खनिज लवण जो है, ठीक है, शैवाल जो है वो क्या करेगा, जो खनिज होते हैं खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण जो है मिट्टी से, मृदा से जो मिलते हैं वो यही अवशोषित करके शैवाल को देगा। शैवाल क्या कर रही है, शैवाल इसको पोषण देगी, यानी कि कार्बनिक पदार्थ जो है वो देगी इसको, और कवक जो बदले में क्या करेगा, इसकी रक्षा करेगा और वृद्धि के लिए उत्तरदायी यौगिक इसको देगा। और तीसरा खनिज लवण जो है जो कि मिट्टी से ये अवशोषित करेगा वो भी शैवाल को देगा, ठीक है। तो ये जो लाइकेन है ये किससे बना है, हमने बात की शैवाल और कवक से। अब ये जो लाइकेन है ये जनरली सामान्यतः कहाँ मिलता है, ठंडे स्थानों पर पाया जाता है, या तो ये मिलेगा ठंडे स्थानों पर या नम स्थानों पर, जहां पर नमी हो, वायु में आर्द्रता हो, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। ये गर्म, बहुत ज्यादा गर्म या सूखी जगहों पर देखने को नहीं मिलते, ये सिर्फ ठंडे स्थानों पर और नम स्थानों पर जहां नमी होगी वहां पर ही देखने को मिलते हैं, अपने यहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जो लाइकेन है ये एक संकेतक, क्या है, ये एक संकेतक जीव है, संकेतक जीव, जिसको आप सूचक जीव भी बोल देते हैं, क्या है, संकेतक या सूचक जीव। अब ये संकेतक या सूचक जीव क्या है, जो किसी भी चीज के प्रति संकेत हमें दे या सूचना दे किसी चीज के होने की, ठीक है। तो जो लाइकेन है ये संकेतक या सूचक जीव है, किसके लिए, वायु प्रदूषण के लिए, किसके लिए, वायु प्रदूषण के लिए, ठीक है।
जो लाइकेन है ये सिर्फ ऐसी ही जगहों पर पाए जाते हैं जहां प्रदूषण नहीं हो, ठीक है, जहां पर हवा जो है वो प्रदूषित नहीं होगी, ये सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं। अगर किसी स्थान पर ये पाए जा रहे थे और धीरे धीरे ये वहां से खत्म होते जा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा संकेत क्या है, इसके इनके खत्म होने का सीधा सीधा संकेत है कि वहां पर वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लाइकेन्स के खत्म होने का सीधा सीधा संकेत क्या है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और ये पार्टिकुलरली किसकी वजह से होता है, सल्फर की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, सल्फर, गंधक के ऑक्साइड जो होते हैं, गंधक के ऑक्साइड्स की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। फिर लाइकन से हमें क्या बेनिफिट है, लाइकन का फायदा हमें क्या, देखो, ठीक है, ये तो चलो आपस की बात हो गई इनकी, शैवाल और कवक की, लेकिन हमें लाइकन से क्या फायदा हो सकता है वो देखिए, 3 फायदे बताता हूं लाइकन से होने वाले। सबसे पहले तो भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, भोजन के रूप में हम लाइकन को खा सकते हैं। कुछ प्रजातियां लाइकन की ऐसी हैं जिनको हम भोजन के रूप में खा सकते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर मैं आपको नाम देता हूं, सेटरेरिया, सेटरेरिया, क्या नाम, सेटरेरिया, ठीक है। ये सेटरेरिया नाम का जो लाइकन है उसको भोजन के रूप में खाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, औषधि के रूप में, ठीक है, लाइकन का इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसका उदाहरण है जी पेल्टीजेरा, क्या, पेल्टीजेरा, पेल्टीजेरा कैनिना, पेल्टीजेरा कैनिना, ठीक है। अब ये जो पेल्टीजेरा कैनिना है, पेल्टीजेरा कैनिना, इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोफोबिया में, ठीक है। पानी से डर की बीमारी सुनी होगी आपने, जैसे रेबीज में भी पानी से, जो रेबीज में एक लक्षण दिखना शुरू हो जाता है जो मरीज होता है उसके अंदर, कि उसको पानी से डर लगता है, ठीक है। तो पानी से डर की जो बीमारी है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, और हाइड्रोफोबिया जो है इसके इलाज के लिए पेल्टीजेरा कैनिना जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेबीज से होने वाले हाइड्रोफोबिया के लिए पेल्टीजेरा कैनिना का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक हाइड्रोफोबिया होता है जैसे सर्दियों में हो जाता है ना, अपन सभी को होता है, ठीक है, बीजी सर्दियों में पानी से दूर ही रहें, ठीक है, तो वो एक अलग तरह का हाइड्रोफोबिया है, ठीक है। उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पर, रेबीज वाले हाइड्रोफोबिया की बात की जा रही कि पेल्टीजेरा कैनिना जो है वो पानी का जो डर होता है उसको, उसका इलाज करने में सहायता देता है। सर्दियों में पानी के डर का इलाज नहीं करेगा ये, ठीक है। तो एक भोजन के रूप में सेटरेरिया, दूसरा क्या है, औषधि के रूप में पेल्टीजेरा कैनिना जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो इसका उपयोग है लिटमस बनाने में, लिटमस जो है, लिटमस का जो घोल हमें मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन जो हमें मिलता है वो भी एक लाइकन से मिलता है। कौन सी लाइकन से मिलता है वो भी मैं लिख देता हूं, रोसेला से, इससे रोसेला, ठीक है, रोसेला नाम की एक लाइकन से हमें लिटमस सॉल्यूशन जो है वो मिलता है। इसके अलावा लाइकन का इस्तेमाल जो है, लाइकन जो है, कुछ लाइकन की जो स्पीसीज हैं वो सुगंधित होती हैं, तो हवन सामग्री जो होती है, जैसे यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें वो ओम सुहाहा स्वाहा जो है करके डालते हैं हवन सामग्री, हवन सामग्री के निर्माण में भी लाइकन का इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के रूप में ये हमारे लिए भी और जानवरों के लिए भी यूज की जा सकती है, जैसे सेटरेरिया हो गया, औषधि के रूप में हाइड्रोफोबिया के लिए जैसे पेल्टीजेरा कैनिना हो गया, लिटमस जिससे मिलता है उसको अपन नाम देते हैं रोसेला, और इसके अलावा जो लाइकेन है उसका इस्तेमाल हवन सामग्री आदि या सेंट परफ्यूम आदि बनाने में भी किया जाता है क्योंकि ये सुगंधित होते हैं, ठीक है। तो एक सहजीविता का कवक का जो एग्जांपल है वो हो गया लाइकेन में, जो कि है शैवाल के साथ। एक और जो है वो अपन को देखने को मिलता है किसमें, कवक और जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं जिनको अपन बोलते हैं
वाहिक पादप, ठीक है, कौन से? वाहिक पादप की जड़ों के साथ, कवक और वाहिक पादप की जड़ों में, ठीक है। एक तो जो सहजीवी संबंध था वो किसमें था? शैवाल और कवक में। अब यहां पर दूसरा जो है वो क्या है? कवक और वाहिक पादप की जड़ों में जो सहजीवी संबंध है उसको अपन बोलते हैं क्या? कवक मूल। क्या बोलते हैं? कवक मूल, या इंग्लिश में बोल देते हैं अपन माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में? ये कवक और वाहिक पादप, वेस्कुलर प्लांट्स जिसको अपन बोलते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम के उत्तक मिलते हैं, उनकी जड़ों में ये सहजीवी संबंध होता है और उससे क्या बनता है? कवक मूल बनते हैं, यानी कि माइकोराइजा बनते हैं। ये जो माइकोराइजा है ये ठंडे इलाकों के पेड़ पौधों में ज्यादा देखने को मिलते हैं और वहां पर पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है। अब क्या, कवक जो है वो वाहिक पादप की जो जड़ है उसको परजीवियों से बचाएगा, वृद्धि के लिए जो यौगिक है वो देगा, साथ ही साथ जो खनिज है मृदा में उनको अवशोषित करके पादप को हैंडओवर कर देगा। जबकि जो वाहिक पादप है यानी कि जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ जो है वो इस कवक को बदले में क्या देगा? एक तो रहने के लिए जगह दे रहा है, दूसरा उसको कार्बनिक पदार्थ देगा, ठीक है। तो वाहिक पादप जैसे पाइनस है, पाइनस की जड़ों के अंदर जो कवक है कौन सा? जैसे ग्लोमस है, ठीक है। ग्लोमस नाम का एक कवक जो है वो पाइनस नाम के वाहिक पादप की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है और क्या बना लेता है? कवक मूल बना लेता है। क्या बना लेता है? कवक मूल या माइकोराइजा बना लेता है। ये सहजीविता के उदाहरण है जिसमें कवक जो है वो अपना एक अहम रोल जो है, एक अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? कवकों के अंदर देखिए श्वसन की बात हम नहीं करेंगे, दोनों ही तरह के श्वसन जो है, चलो कर लेते हैं कि जो एक छोटा सा पॉइंट है, छोटे से पॉइंट की फॉर्म में इसको पढ़ लेते हैं। कवकों में जो श्वसन होता है, श्वसन जो है वो वायवीय मुख्य है, मुख्यतः क्या होता है? वायवीय, वायवीय, ठीक है। श्वसन ये मुख्यतः है, ये क्या है? मुख्य है, ठीक है। लेकिन कुछ जो है कवक ऐसे हैं जिनमें अवायवीय श्वसन जो है वो भी पाया जाता है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। अवायवीय श्वसन जो है वो किसमें मिलेगा? यीस्ट में देखने को मिलता है, खमीर के अंदर, ठीक है। और यीस्ट या खमीर का इस्तेमाल जब आप करते हो तो उस क्रिया को कहते हैं हम किण्वन, ठीक है, किण्वन की क्रिया, ठीक है। ये जो किण्वन है जिसको अपन इंग्लिश में बोल देते हैं फर्मेंटेशन, ये जो फर्मेंटेशन है ये क्या है? ये वास्तव में अवायवीय श्वसन का एल्कोहलिक अवायवीय श्वसन जिसको अपन बोलते हैं ये उसी का उदाहरण है। तो कवकों में जो है मुख्यतः जो है वो तो क्या है? वायवीय है, लेकिन अवायवीय श्वसन भी जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद कवकों में जो भोजन है वो किस रूप में संचित किया जाता है? देखिए कवकों में या कवक जो है अतिरिक्त भोजन कवकों में अतिरिक्त भोजन जो है वो किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? या तो उनकी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन बनेगा या तेल की फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं, संचित करते हैं, ठीक है। कवक जो है वो अपना अतिरिक्त भोजन जो है वो ग्लाइकोजन, मुख्यतः जो है क्या है? ग्लाइकोजन है, या अगर ग्लाइकोजन नहीं है तो तेल भी हो सकता है, ऑयल भी वहां पर हो सकता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन या तेल के फॉर्म में संचित करते हैं क्या? अपना अतिरिक्त भोजन, जो स्टोर्ड संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन या तेल होता है। इसके अलावा कवक के अंदर प्रजनन की जो प्रक्रिया है, क्या? प्रजनन जो है वो अलैंगिक भी होता है, अलैंगिक, और साथ ही साथ क्या है? लैंगिक भी देखने को मिलता है। लैंगिक प्रजनन भी है और अलैंगिक प्रजनन भी है। अलैंगिक प्रजनन जो है उसमें क्या होगा कि जो कवक जाल है, कवक जाल का विभाजन एक प्रक्रिया है, ठीक है।
अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा कि कवक जाल जो है पूरा का पूरा जो माइसीलियम है उसके कुछ टुकड़े हो जाएं, वो विभाजित हो जाएं और हर टुकड़ा जो है वो एक नया कवक जाल बना देगा। तो कवक जाल विभाजन के द्वारा भी वो वृद्धि कर सकते हैं, नए कवक बना सकते हैं, या फिर वो क्या बनाते हैं, या वो बनाते हैं क्या, बीजाणु। क्या बनाएंगे, बीजाणु। छोटे छोटे अति सूक्ष्म दाने रूपी जो स्ट्रक्चर है, ये संरचना जो है वो बीजाणु बोली जाती है। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर। ठीक है, और ये क्या है, ये फिर अंकुरण करेगा। क्या करेगा, अंकुरन, जिसको अपन बोलते हैं जर्मिनेशन। और अंकुरन की प्रक्रिया जब होगी तो इससे क्या बन जाएगा, नया कवक जाल बनेगा। क्या बन जाएगा, नया कवक जाल। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अलैंगिक क्रिया में कवक जाल विभाजन होगा या तो, या फिर क्या बनेंगे, बीजाणु या कायिक बीजाणु, जिसको आप स्पोर बोल देते हैं। ये स्पोर क्या है, अंकुरित होंगे और क्या बना देंगे, नया कवक जाल या नए कवकों का निर्माण करेंगे। इसके अलावा लैंगिक जो क्रिया है, लैंगिक क्रिया जो है, लैंगिक जनन की क्रिया, इसके अंदर इनमें भ्रूण नहीं बनता है, भ्रूण अनुपस्थित होता है। क्या है, भ्रूण अनुपस्थित। भ्रूण जो है वो नहीं बनता है, लिख दो सीधा। ठीक है, भ्रूण जो है वो नहीं बनता। ठीक है, कवकों के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया में भ्रूण नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को पढ़नी है कवक के लाभ और हानियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या, कवक के लाभ। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कवक के लाभ, कवक से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कवक से होने वाली हानियां। ठीक है, तो कवक से लाभ जो है वो कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले तो जो कवक है वो करते हैं अपघटन का कार्य। ठीक है, अपघटन का कार्य करते हैं। ठीक है, जो कवक हैं वो अपघटन का कार्य करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक पदार्थों को वापस किस में बदल देते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में। हमने जीवाणुओं में भी पढ़ा था। ठीक है, डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन का जो कार्य है वो केवल दो ही तरह के जीव करते हैं, एक जीवाणु, दूसरा कवक। ठीक है, तो जीवाणुओं के साथ साथ जो कवक हैं वो भी अपघटन का कार्य करते हैं, यानी डिकम्पोजिशन का जो कार्य है वो ये करते हैं। और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन का जो कार्य करने वाले हैं उनकी एक प्रमुख भूमिका है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन बनाते हैं और फिर दूसरे जीवों तक उनको पहुंचाते हैं, तो वो सारा का सारा जो कार्बनिक पदार्थ बना उसको वापस वातावरण में अकार्बनिक रूपों में बाहर निकालना, ये किसका काम है, ये कवकों का और जीवाणुओं का काम है, यानी कि अपघटन करने वालों का काम है। इसलिए अपघटन का जो कार्य है वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू रूप से काम करने के लिए जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज, जो कवक हैं ये मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। ठीक है, मृदा की उर्वरता को ये बनाए रखने का काम करते हैं, क्योंकि जब ये किसी कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करेंगे तो उसमें से निकलने वाला जो अकार्बनिक पदार्थ होगा वो कहां जाएगा, आसपास जो हवा, पानी या मिट्टी है उसी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये मृदा की जो उर्वरता है, किसी भी मीडियम की जो फर्टिलिटी है उसको ये इंक्रीज करते हैं। अगर मिट्टी के अंदर जैसे अपन खाद वगैरह डालते हैं तो वो खाद जो है वो अपघटन के कार्य के बाद ही तैयार की जाती है, तो वो जो गोबर है जिससे खाद बनती है वो गल सड़ जब जाएगा तब जाकर के वो खाद बनेगी। और गलाने सड़ाने का जो कार्य है वो मृतोपजीवी कवक या जीवाणु करते हैं। तो मृतोपजीवी कवक जो हैं वो अपघटन का कार्य करने के साथ साथ मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कवक जो हैं वो हमें भोजन देते हैं, भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उदाहरण मैं देता हूं आपको अगेरिकस का, अगेरिकस बाइस्पोरस। ठीक है, जिसको अपन आमतौर पर घरों में खाते हैं, बटन मशरूम जिसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं,
बटन मशरूम, ठीक है, अगेरिकस बाइस्पोरस है। इसके अलावा ट्रफल है, क्या है, ट्रफल। ये जो ट्रफल है ये काफी महंगे होते हैं भाई, ये 3-3.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से मिलते हैं। और ठंडे इलाके के जो देश हैं वहां पर ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ट्रफल्स जमीन के अंदर होते हैं ये, ठीक है। इनको निकालने के लिए कुत्तों को और सुअरों को ट्रेन किया जाता है, और इनका जो मार्केट प्राइस है अच्छी क्वालिटी के जो ट्रफल है वो 3-3.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकते हैं, ठीक है। डेलिकेसी माना जाता है, यानी कि इनका अनुपम स्वाद माना गया है, ठीक है। तो भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगेरिकस हो गया, बाइस्पोरस, या दूसरा ट्रफल का एग्जांपल अपन ने ले लिया। इसके अलावा औषधि, अब आप बोलेंगे जी औषधि, औषधि के रूप में प्रतिजैविक जो है, प्रतिजैविक क्या होते हैं, अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, जिनका इस्तेमाल अपन करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में। और ये जो प्रतिजैविक है इसकी खोज, प्रश्न बनता है यहाँ पर, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक जिसको अपन ने बोला, इसकी खोज किसने की? इसकी जो खोज है, प्रतिजैविक की जो खोज है वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कौन सी प्रतिजैविक बनाई थी? सबसे पहली प्रतिजैविक क्या थी? पेनिसिलिन। क्या? पेनिसिलिन, ठीक है। और ये किससे मिली थी? ये मिली थी किससे जी? पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की खोज किसने की? पहला क्वेश्चन है प्रतिजैविक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, प्रतिजैविक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लेमिंग ने जिस प्रतिजैविक को खोजा था उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे पेनिसिलिन, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी प्रतिजैविक ढूंढी थी, सबसे पहले खोजी थी? पेनिसिलिन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? पेनिसिलिन। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्रतिजैविक जो खोजी थी या प्राप्त की थी वो किससे मिली थी? तो आप उसका आंसर देंगे पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। इसके अलावा औषधि के रूप में दूसरा है स्टेटिन। क्या है? स्टेटिन। स्टेटिन नाम की ये जो यौगिक है या ये जो रसायन है स्टेटिन नाम का, ये हमें मिलता है एक कवक से जिसको हम बोलते हैं मोनास्कस परप्यूरियस। क्या नाम देते हैं? मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है। अब ये जो स्टेटिन है जिसको अपन इंग्लिश में लिख देते हैं स्टेटिन, ठीक है, इसका काम क्या है? देखिए कई बार क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में जो धमनी या शिराएं हैं उसमें बहता हुआ जो रक्त है वो जम जाता है या थक्का जम जाता है उसका। अमूमन तो थक्का कब जमता है? जब चोट लगती है। तो खून के बहाव को रोकने के लिए जो रक्त है उसका थक्का जमना जरूरी है, लेकिन वो कब जरूरी है? जब चोट लगे तब। लेकिन कई बार क्या है कि शरीर के अंदर ही जो धमनी या शिराएं हैं उनके अंदर अगर रक्त का थक्का जम जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इससे। तो इस तरह की कंडीशन से बचाने के लिए, उस जमे हुए रक्त के थक्के को हटाने के लिए एक अवतार लिया है। किसने लिया है? मोनास्कस परप्यूरियस ने लिया है। और मोनास्कस परप्यूरियस के अवतार की खास बात क्या है कि इससे अपन को एक केमिकल मिलता है। क्या मिलता है? स्टेटिन नाम का एक केमिकल मिलता है। और ये जो स्टेटिन है ये क्या करेगा? उस व्यक्ति के शरीर में डाला जाएगा तो जैसे ही ये थक्के के नजदीक पहुंचेगा ये थक्के को खत्म करना स्टार्ट कर देगा, थक्के को वहां से उस थक्के को वहां से हटा देगा। ये काम है किसका? स्टेटिन का। समझ में आ रही बात? इसके अलावा औषधि के रूप में साइक्लोस्पोरिन ए,
ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, अब ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये भी हमें किससे मिलता है? कवक से मिलता है। किससे मिलता है? कवक से मिलता है। और कौन से कवक से मिलता है वो मैं आगे लिख रहा हूं यहां पर। ट्राइको, क्या? ट्राइकोडर्मा, क्या? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के एक कवक से मिलता है। और इसका काम क्या है? जैसे स्टेटिन जो है उसका काम अलग थलग था, मोनास्कस परप्यूरिस से मिला था स्टेटिन। और ये क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर यदि धमनी या सिराओं के अंदर रक्त का थक्का जम जाएगा तो उसको हटाने में ये मदद करेगा। वैसे ही साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। और यदि अंग प्रत्यारोपण का जो ऑपरेशन होता है, भाई एक आदमी के शरीर से एक अंग निकाला और दूसरे आदमी के शरीर में डाल रहे हैं, तो दूसरे आदमी का जो शरीर है हो सकता है वो उस अंग को ले ही ना, स्वागत करे ना उसका, उसको खत्म करने की कोशिश करे। तो फिर उस समय अंग प्रत्यारोपण के उस केस में वहां साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। उस पेशेंट को जिसको अंग दिया गया है उसको साइक्लोस्पोरिन ए दी जाएगी ताकि उसके शरीर के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो थोड़ा धीमी पड़े और वो जो अंग लगाया गया है उसके शरीर में उसे खराब ना करे। ठीक है, तो औषधि के रूप में क्या है? स्टेटिन है, साइक्लोस्पोरिन ए है, या प्रतिजैविक जो है वो हमें किससे मिल रहे हैं? वो हमें किससे मिल रहे हैं? वो हमें मिल रहे हैं कवक से। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अपघटन का कार्य करता है, मृदा की उर्वरता के लिए जरूरी है, भोजन के रूप में, औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, औषधि के रूप में प्रतिजैविक मिल रहा है, स्टेटिन मिल रहे हैं, साइक्लोस्पोरिन ए मिल रहा है। उसके अलावा देखिए और क्या क्या फायदे कवक से हमें हो सकते हैं वो देखिए। कवक से और जो फायदे हैं उनमें यीस्ट से हमें अल्कोहल और ब्रेड। देखो यीस्ट से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, पांचवा फायदा, यीस्ट या खमीर इसका इस्तेमाल किया जाता है शराब और ब्रेड बनाने में। शराब और ब्रेड बनाने में। ठीक है, और यीस्ट की कौन सी स्पीसीज का? सैक्रोमाइसिस का। किसका? सैक्रोमाइसिस का। तो यीस्ट या खमीर का हमें क्या फायदा हो रहा है? शराब और ब्रेड बनाने में ये इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि ये कवक है और हमारे लिए फायदेमंद है। इसके अलावा यीस्ट का इस्तेमाल जो है वो विटामिन बनाने में, साथ ही साथ एंजाइम, कौन सा? जाइमेज। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम जो है उसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे एस्परजिलस है, एस्परजिलस का इस्तेमाल होता है अमाइलेज बनाने में। अमाइलेज एंजाइम का निर्माण करता है कौन? एस्परजिलस। और साथ ही साथ एस्परजिलस जो है वो कार्बनिक अम्लों का भी निर्माण करवाता है। कार्बनिक अम्ल जो है, क्या? कार्बनिक अम्ल, जैसे साइट्रिक एसिड है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड बोल देते हैं अपन, साट्री बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, लोकल अपन आम बोलचाल में बोल देते हैं साइट्रिक अम्ल को साट्री। रसगुल्ले आदि बनाने में के लिए जो दूध को फाड़ करके पनीर बनाया जाता है वो इसी से बनाया जाता है। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल में ग्लूकोनिक एसिड, क्या है? ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल, वो भी किससे मिलता है? वो भी कवक से मिलता है। ठीक है, कौन से? एस्परजिलस नाइजर से। ठीक है, इसके अलावा जो कवक हैं इनका इस्तेमाल कीटनाशी के तौर पर, किसके तौर पर? कीटनाशी के रूप में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बिवीरिया बसियाना,
बिविरिया बसियाना नाम से एक कवक है जिसको हम कीटनाशी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में? कीटनाशी, यानी कि फसलों के ऊपर जो कीट आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमने इतने सारे कवक के फायदे लाभ पढ़े जो हमें कवकों से हो सकते हैं। ऐसे लाभ हमने पढ़े कवकों से जो हमें होते हैं, जिसमें वो अपघटन का कार्य करते हैं, वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, भोजन के रूप में, औषधि के रूप में है, या शराब और ब्रेड बनाने में, या विटामिन बनाने में, एंजाइम बनाने में, या एस्परजिलस है जैसे अमाइलेज एंजाइम बना रहा है, या कार्बनिक अम्ल बनाने में, या फिर कीटनाशी के रूप में। अब हम क्या पढ़ेंगे? कवक से होने वाली हानियां कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे। क्या है? हानियां। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़े? अभी तक हम लोगों ने पढ़े कवक से होने वाले लाभ। अब हम क्या पढ़ेंगे? कवक से होने वाली जो हानियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हानियां, कवक से होने वाली हानियां। सबसे पहली जो हानि है वो क्या है कि ये जो कवक हैं ये भोजन को विषाक्त या खराब करते हैं। एक तो ये हमारे भोजन को या तो विषाक्त कर सकते हैं या खराब करेंगे। भाई अगर विषाक्त नहीं करेंगे तो खराब तो जरूर कर ही सकते हैं, यानी कि या तो ये हमारे भोजन को जो है खाने लायक रहने नहीं देंगे, या तो उसमें विष बना देंगे कोई, या उसके अंदर के जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका विघटन कर देंगे तो वो हमारे खाने लायक नहीं रह जाता है। फिर दूसरा, ये हमारे कपड़े और कागज को नष्ट करते हैं। कपड़े और कागज को नष्ट करते हैं और इसके लिए डिमेशियम नाम की जो फंजाई है उसका पूरा ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा तीसरा, कुछ कवक लकड़ी को खराब करते हैं। जैसे लकड़ी का फर्नीचर हो गया है, अगर वो भीग गया है तो भीगने के बाद में उसके ऊपर कुछ कवक जो हैं, या आप लोगों ने देखा होगा बारिश के समय में जो हमारे घरों में दरवाजे वगैरह होते हैं उनके ऊपर फफूंद लगना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो लकड़ी है वो धीरे धीरे सड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कवक हैं, कवक अन्य जीवों में कई तरह के रोग फैलाते हैं। क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। जैसे मनुष्यों में अगर हम बात कर लें, मनुष्य के अंदर जो कवक के द्वारा फैलाया गया रोग है उसमें गंजापन, अगर हमारे बालों का जो स्काल्प है उसके अंदर कवक जो है उनका संक्रमण हो जाता है तो गंजापन हो सकता है। दमा, सांस लेने में दिक्कत आना। ठीक है, इसके अलावा दाद, खाज और एथलीट फूट। क्या? एथलीट फूट। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर गंजापन हो सकता है, दमा, दाद, खाज और एथलीट फूट जैसी बीमारियां जो हैं वो कवक से हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो कवक हैं वो पौधों के अंदर अनेक रोग जो हैं वो फैलाते हैं। पौधों के अंदर, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जो जीवाणु हैं वो पौधों को कम ग्रसित करते हैं, जबकि पौधों को ज्यादा ग्रसित करने वाला कौन सा सूक्ष्म जीव है? जो कवक है वो पौधों को काफी बीमारियों से ग्रसित करते हैं। तो मैं कुछ उदाहरण देता हूं। पादप रोग, ठीक है, पादप रोग, और मुख्यतः जो पेड़ पौधे हैं उनमें कवक ही जो है वो रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जीवाणुओं के द्वारा बहुत कम रोग फैलाए जाते हैं। ठीक है, तो पादप रोगों में कुछ पादप रोग जो है हम पढ़ लेते हैं, जैसे गन्ने का लाल
सडन रोग। गन्ने के अंदर ये जो लाल सड़न का रोग है ये होता है जी कोलेटोट्राइकम फेलकेटम से। फेलकेटम, ठीक है, कोलेटोट्राइकम फेलकेटम नाम की एक कवक से गन्ने का लाल सड़न रोग है। ठीक है, दूसरा एक है देर से आने वाला झुलसा रोग। किसमें? आलू में। ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं लेट ब्लाइट। क्या बोलते हैं? लेट ब्लाइट। ठीक है, देर से आने वाला झुलसा रोग है, ये किससे होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। ठीक है, इसके अलावा तीसरा गेहूं का काला रस्ट। गेहूं का काला रस्ट, गेहूं का जो काला रस्ट है यानी कि गेहूं के अंदर जो बाल है उसके ऊपर काले रंग की पाउडरी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। ये जो गेहूं का काला रस्ट है ये होता है जी पक्सीनिया। किससे? पक्सीनिया ग्रामिनिस से। किससे? पक्सीनिया ग्रामिनिस। किससे होता है जी? पक्सीनिया ग्रामिनिस से होता है। ठीक है, इसके अलावा गेहूं का लूज स्मट रोग, ये होता है जी अस्टिलेगो ट्रिटिसाई से। ठीक है, किससे होता है? अस्टिलेगो ट्रिटिसाई से। और पांचवा और अंतिम रोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है टिक्का। मूंगफली का टिक्का रोग। ठीक है, मूंगफली का टिक्का रोग, और ये होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से। ठीक है, मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कवक के बारे में, कवक से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कवक की शारीरिक संरचना कैसी होती है इसके बारे में पढ़ा। अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और प्लीज इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, मोटिवेट करते रहें अपने कंटेंट में सुधार लाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टॉपिक को पढ़िए ताकि आप लोगों की मदद हो सके अच्छे नंबर लाने में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।